नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। और आज अपनी जो है 31 नंबर क्लास है, 31 नंबर क्लास है ना। तो आप सबको भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आज स्टेटस में बताया कि विद्वान जो होते हैं, विद्वानों से कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, न कि उनके नाम पर बहस करने की। उनका यही मानना था कि आदि से अंत तक हम जो है वो भारतीय हैं और भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करो। और जैसा कि गीता भी यही संदेश देती है, कर्म प्रधान। तो विद्वान कोई से भी, विवेकानंद हो, जिन्होंने भी मतलब ग्रंथों से ज़्यादा जो है वो मैदान में शारीरिक मजबूत रहने वाले युवकों को, इसीलिए युवा कहे जाते हैं, तो युवकों को प्रेरणा दी, युवकों को ही देश के निर्माण में सबसे सहायक मानते थे। तो विद्वानों की अच्छी चीज़ें हमें जीवन में उतारनी चाहिए और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये वास्तव में कोटेशन बहुत शानदार है और बिल्कुल आज का समय है। शिक्षित बनो, नौकरी वाले नहीं बनो। नौकरी वाला तो कोई भी बन सकता, शिक्षित बनो। शिक्षा जो है वो हासिल करने का प्रयास करो, ठीक है। तो देख सकते हैं आज अपनी 31वीं क्लास है और 30 क्लासेस का सफर जो है हो चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है। आज आपकी काफी समय से फरमाइश थी कि सर आप नाम दीजिए टॉपिक का, तो अब से थंबनेल पर जो है टॉपिक का नाम भी रहेगा। तो छायावाद जो है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है आज। एक जो चीज है मैंने आपको पहले से बता दी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। थोड़ी सी आपको ध्यान रखने लायक चीज है, क्योंकि आप लोग पहले अभी तक भी क्या है पूछते हो बार बार। तब मैं सोचता हूं कि क्योंकि वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, तो पंगा यही रहता है। बात पूछी जा रही है, सर नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे। आप में से सबका यही प्रश्न है कि इन क्लासेस के नोट्स कहां मिलेंगे, या जो भी अपने क्लासेस हो रही है, चाहे हिंदी व्याकरण की क्लासेस हमने जो स्टार्ट करवाई है, चाहे ये साहित्य क्लासेस हैं, ये इनके नोट्स कहां मिलेंगे। तो आपको बता दिया है कि हिंदी HINDI हिंदी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर से हिंदी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें 3-4 तरह की टेस्ट सीरीज हैं। क्या है? टेस्ट सीरीज हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे आप, तो उस टेस्ट सीरीज के साथ इस बार जो है वो नोट्स भी हमने उपलब्ध करवा दिए। अब आप बार बार जो है मैसेज मत ना करें कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जब मैं हर वीडियो में सूचना देता हूं तो फिर भी थोड़ा सा अवेयर रहिए। और जो साथी ये देख रहे हैं, लाइव क्लास देखते हैं, ऊपर टैग कर देता हूं मैं एक लिंक वगैरह, तो उस टैग से भी सीधे आप हिंदी पॉइंट डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से भी आप एनडीसी क्लासेस टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी सूचना है, आप चाहे कहीं पर भी हो, आप यूट्यूब पे हो या फिर आप टेलीग्राम पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप @NDC क्लासेस नाम से सर्च करोगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप @NDC क्लासेस नाम से सर्च करोगे, अपनी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम छायावाद स्टार्ट करने जा रहे हैं और छायावाद का काल वास्तव में थोड़ा सा समझने वाला काल है, बहुत बढ़िया काल है। और इसीलिए इसको खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहले ही पंक्ति आपको मैंने क्वेश्चन वाली बता दी कि खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो छायावाद को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। हो सकता है आज आपको काफी कुछ लिखना भी पड़े, है ना। छायावाद को जो ARC है ना, ये मानते हैं विलायती संस्करण। और किसका विलायती संस्करण मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। ARC मतलब रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा हूं, आचार्य रामचंद्र की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि जो अभिव्यंजनावाद है, क्रोंचे का जो अभिव्यंजनावाद है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, तो उस अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। जबकि आपको पता है जहां जहां रामचंद्र शुक्ल कोई बात कहते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई तर्क लेकर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये केवल और केवल विलायती संस्करण नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, है ना। खैर आगे चलते हैं।
आगे और बातें करेंगे। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा जो है 1918 से 1936 मानी जाती है। मोटे मोटे रूप से 1918 से 1936 मानी जाती है। अब बात आएगी सर 1920 में तो द्विवेदी युग का अंत होता है, तो फिर इसकी 18 से क्यों मान ली, है ना सर? आप वहां बताते हैं कि भाई 1920 तक द्विवेदी युग चलता है, तो फिर छायावाद 18 से कैसे स्टार्ट हो गया? और 1920 भी सही बात बताई, क्योंकि 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका का भार संभालते हैं, तो ये तो एक विचित्र है। तो क्यों मानते हैं 18 से, उसका नीचे तर्क बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। क्यों माना है? क्योंकि छायावादी कवियों में जो मुख्य हैं, निराला, पंत, प्रसाद, इनकी रचनाएं 1918 के आसपास आनी स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने 1918 के आसपास रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। तो और ये छायावादी मेन कवि है, ये छायावादी की जो चौकड़ी है छायावाद की, निराला, पंत और प्रसाद और महादेवी, है ना, तो इन्होंने जब अपनी रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी, तो छायावाद का प्रारंभ रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1918 से होना चाहिए। अब जैसे निराला की प्रसिद्ध कविता है जूही की कली, जूही की कली 1916 ईस्वी, ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निराला की जो प्रसिद्ध कविता है जूही की कली 1916, इन्होंने, निराला ने क्या किया था, इस कविता को प्रकाशित करने के लिए सरस्वती पत्रिका में भेजा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास। लेकिन इस रचना को कहीं ना कहीं अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इस रचना को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो प्रकाशित करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में ये कहीं और से प्रकाशित करवा लेते हैं, वो तो है, आपको पता ही है। तो निराला के प्रसिद्ध कविता है जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि जूही की, मतलब क्रम से पूछ लेते हैं या 4 सन दे देते हैं आमने सामने कि इनका मिलान कीजिए। तो जूही की कली 1916 है। पंत का काव्य संग्रह आपको पता है पल्लव, पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। और यह पल्लव रचना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे छायावाद, इस पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है क्या? ऐसा सुना है क्या आपने, या किसी और को कहा जाता है? आगे आप पढ़ेंगे। तो कुछ कविताएं 1918 से प्रकाशित हो चुकी थी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है वो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और छायावाद काल की अंतिम प्रभावी रचना कामायनी है। छायावाद की अंतिम प्रभावी रचना जो है, मतलब शानदार रचना, वो कामायनी थी। और तथा प्रगतिशील लेखक संघ जो था वो 1936 ईस्वी में मतलब जो है स्थापित हो चुका था। इसलिए 1918 के आसपास इनकी कविताएं आनी स्टार्ट हो गई थी। और 1935 के बाद में कोई बढ़िया छायावादी कृति भी नहीं आई, प्लस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 36 हो गई थी। इस कारण से जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो इनका काल है 1918 से 1936 माना है। तो ये पहले पेज की ये चर्चाएं हैं। छायावाद काल का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। देखो, कोई भी काल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, कोई भी काल होता है वो पहले वाले काल की प्रतिक्रिया स्वरूप आता है। आप देखोगे द्विवेदी युग था, भारतेंदु युग था, तो भारतेंदु युग में मतलब बहुत कुछ अभी जो है बदलाव आने बाकी थे, आया नहीं। तो क्योंकि अभी तक भी जो भारतेंदु थे वो क्या कर रहे थे, अभी तक भी पद्य में ब्रज भाषा में लिख रहे थे। अभी भी कई बार तो है ना, परंपरागत जो छंद थे उनका प्रयोग कर रहे थे, ब्रज भाषा में लिख रहे थे, है ना, और रीति पद्धति ग्रंथ लिख रहे थे। तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो है द्विवेदी काल आया और उन्होंने पद्य में भी खड़ी बोली स्थापित करने का प्रयास किया। द्विवेदी कालीन जो काव्य था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही जो है वो छायावाद आता है। अब द्विवेदी कालीन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता जो है, द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ थी। देखो अब समझना बात को, द्विवेदी युगीन जो कविताएं थी वो क्या थी? विषयनिष्ठ थी। समझ गए? यानी द्विवेदी काल के कवियों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता था, विषय इंपॉर्टेंट होता था। टीचर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, टीचर कोई भी चलेगा, लेकिन टॉपिक कैसा समझा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो इनके लिए क्या था? विषय इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट था? द्विवेदी काल के कवियों के लिए विषय इंपॉर्टेंट था। जबकि छायावादी कवियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था?
व्यक्ति। क्या इंपॉर्टेंट था? छायावादी कवियों के लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट था। ये जो थे ये वर्णन प्रधान थे, यानी आप जानते हैं हमने पढ़ा था कि आपको द्विवेदी काल में इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलेगी, तो ये वर्णन प्रधान थे, जबकि यहां वर्णन नहीं, यहां छायावाद में क्या प्रधान थी? कल्पना प्रधान थी। कल्पना प्रधान थी। इन कवियों पर, छायावादी कवियों पर एक आरोप लगता है कि ये जो छायावादी कवि ये पलायनवादी कवि हैं। पलायनवादी कैसे? ये समस्याओं से क्या पलायन कर जाते हैं, समस्याओं से पलायन कर जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये स्थूल द्विवेदी युग जो था, द्विवेदी युग जो था वो स्थूल वर्णन द्विवेदी युगीन जो थे वो स्थूल जो वर्णन थे उसकी और उसके पक्षधर थे, जबकि ये क्या था? सूक्ष्म। इसलिए नगेंद्र ने क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल यानी विस्तृत के प्रति, मतलब एक तरह से यूं कह सकता हूं, जो बाहरी चीजों के प्रति आंतरिक चीजों का विद्रोह, मतलब वे चीजें जो दिखाई नहीं देती। कल्पना दिखाई थोड़ी देती है ना? तो स्थूल के प्रति जो यूं कह सकते हैं कि आदर्श के प्रति यथार्थ का विद्रोह, एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो यहां पर क्या था? स्थूल था, जबकि यहां पे किस प्रकार का वर्णन था? सूक्ष्म था। तो छायावाद का जन्म द्विवेदी काल की प्रतिक्रिया स्वरूप। इसके अलावा देखो और भी चीज आपको बताता हूं कि ये कहीं ना कहीं द्विवेदी काल की कालीन जो कवि थे वो नीति और आदर्श को महत्व देते थे। आपने देखा है साकेत में उर्मिला को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, नहीं किया है क्या? तो वो नीति और आदर्श को महत्व देते थे। द्विवेदी कालीन नैतिकता की ओर झुके हुए थे। किसकी ओर झुके हुए थे? नैतिकता की ओर झुके हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है। जबकि यहां पर ये सांस्कृतिक चेतना पर ज्यादा बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? सांस्कृतिक चेतना पर ज्यादा बल देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। नीति आदर्श विषय प्रधान, ये और वर्णन प्रधान स्थूल है, जबकि यहां व्यक्तिनिष्ठ है, कल्पना है, सूक्ष्म और सांस्कृतिक चेतना। ठीक है। फिर आता है कि भाई ये छायावाद शब्द कहां से आया, इसके क्या अर्थ हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में होता था। भाई छायावाद का प्रयोग जो किया जाता था वो केवल, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सबसे आदिकाल में हम पढ़ के आए कि भाई रासक जो छंद था, रासो पहले रासक जो छंद था, जैसे रासक रासा, रासो रासा, रासक रासा, रासा रासो, है ना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो माना है रासक रासा रासो, मैं तो भूल गया भाई क्या था, रासक रासो भूल गया, दिमाग से निकल गया। रासक रासो दिमाग से निकल गया, क्रम भूल गया। देखो यही चीज है, रासक रासो, रासो रासा रासो, इस प्रकार से है क्रम। इस पर देखो यही चीज बता रहा हूं कि रिवीजन अगर नहीं मतलब नहीं कर पाते हैं ना तो एक तो भूल जाते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि एग्जाम में इतनी अच्छे तरह से टॉपिक तैयार किया हुआ होता है, कई बार स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत है ना आपको वो याद नहीं आने देगी। ये मान के चलो आप कहीं पर भी कुछ भी सरल से सरल चीज भी क्या हो जाती है, स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है। इसमें कोई विद्वता काम नहीं आती, किसी प्रकार की विद्वता काम नहीं आती। तो इसका शॉर्टकट एक ही है, बार बार रिवीजन करते रहो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे कल कमेंट देखा था मैंने एक कि सर मैं तो वास्तव में भूल रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों के लिए बेस्ट चीज यही है कि पीछे वाला रिविजन करते हुए चलो तो ज्यादा बेस्ट रहोगे। वरना यही चीज है, जैसे ये बहुत सिंपल चीज है और हमें पता है कि यहां से प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न आता है, लेकिन भूल जाते हैं। चलिए, तो इन्होंने सबसे पहले छायावाद का प्रयोग जो है वो व्यंग्य रूप में किया। छायावाद का प्रयोग पहले व्यंग्य रूप में होता था, लेकिन जो मतलब वो अस्पष्ट था। क्या था? अस्पष्ट था। उसमें क्या थी? उस व्यंग्य रूप में अस्पष्टता थी, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था। स्पष्ट मतलब दृष्टिकूट पर देखा है, रहस्यवाद, मतलब समझ रहे हो, रहस्यवादी था, रहस्यवाद था। और छायावाद और रहस्यवाद का तो बहुत बड़ा गठजोड़ है। तो व्यंग्य रूप में होता था, लेकिन उन कविताओं में अस्पष्टता थी, मतलब कुछ कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक लैंग्वेज थी, जिनकी छाया
कहीं और पड़ती थी, मतलब बात कुछ कह रहे हो लेकिन जो है उसका अर्थ जो है वो कहीं और संकेत कर रहा है। जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य, मानव और प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य जो गहरा रिश्ता है, सूक्ष्म सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया। सीधा दिमाग में रखो कि जो भी वर्णन उन्होंने किया उसकी आध्यात्मिक छाया जो है वो कहीं और पड़ती थी। मैं अभी जब इसकी विशेषताएं आएगी तब मैं आपको बताऊंगा ये कितने, इनका वर्णन कितना गजब था और इनके कहने का मतलब क्या है, ठीक है, का आभास होता था। और वेदना की जो रहस्यमयी अनुभूति, वेदना की रहस्यमयी अनुभूति, यानी ये जो पीड़ा और वेदना आप पढ़ते हो ना, आप सोचते हो माधवी वर्मा तो दुख में डूबी रहती है ये वगैरह, याद रखना ये वो दुख नहीं है। जो दुख आप समझते हो ये वो दुख नहीं है, है ना। जैसे माधवी वर्मा कहती है, मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं, मैं विरह में चिर हूं। ये वो वेदना थी जिस वेदना में वो आनंद महसूस करते थे। सैड सॉन्ग है ना, जिस प्रकार से सैड सॉन्ग अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो क्या वो दुखी है क्या? अपने तो बोल देते हैं कि अरे यार है ना सैड सॉन्ग सुन रहा है, क्या दिक्कत है, तू इतना दुखी क्यों रहता है? अरे सामने वाले की खुशी है, उसको अच्छे लगते हैं सैड सॉन्ग, लेकिन हम सैड सॉन्ग को दिमाग में क्या दुखी होगा वही सैड सॉन्ग लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जैसे मैं क्या ना वो एक वो सैड सॉन्ग के एक दो सैड सॉन्ग की एक वो कविता थी, कविता को सॉन्ग में बना रखा है। हाँ, तो अनुभूति, रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली, ये सब आज भ हो गया है, प्रतीकात्मक शैली की के अभिव्यंजना की जाती थी। खैर यहाँ पे थोड़ी सी आज थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्यों पीपीटी बनाई ना, तो उससे ये सारी चीजें समझा दूंगा, आगे आगे वापस आएगी ये चीज। हाँ, अब बात करते हैं छायावाद की परिभाषा। छायावाद जो है वो है क्या, किस किस ने छायावाद को क्या क्या कहा, यह समझना जरूरी है। जैसे नगेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। याद रखना पिछली फर्स्ट ग्रेड में यह परिभाषा आई थी और उन्होंने कहा निम्न में से कौन सी परिभाषा गलत है, और उन्होंने क्या किया, ये सूक्ष्म और स्थूल को उलट दिया था, तो ये गलती मत करना। अब जैसे नीचे राम कुमार वर्मा की परिभाषा है, तो राम कुमार वर्मा कहते हैं जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो वहां छायावाद का उदय होता है या छायावाद की सृष्टि होने लगती है। क्या होने लगती है? छायावाद की सृष्टि। रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? आज नहीं तो कल ये पेपर में आएगी। कैसे आएगी बताता हूं। क्योंकि हमने क्या है, रट्टाफिकेशन तकड़ा लगा रखा है। तो स्थूल के प्रति जब सूक्ष्म, ये दो शब्द हम जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में नगेंद्र ही दौड़ता है। लेकिन परिभाषा पूरी पढ़ो कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इतना पढ़ते ही हम लोग हाँ ए नगेंद्र ओलोसा राइट, ऐसा राइट नहीं होता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं है, बल्कि ये विद्रोह थोथी नैतिकता। आपको पता है द्विवेदी काल में नीतिवाद और आदर्शवाद मिलता है। अभी मैंने बात की थी ना नैतिकता, तो ये कहते हैं कि जो द्विवेदी काल में जो नैतिकता है वो थोथी नैतिकता है। रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति भी विद्रोह है। केवल स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति भी विद्रोह है। तीन परिभाषा आपको मैंने बताई है। आगे आप देखो नामवर सिंह क्या कहते हैं। नामवर सिंह कहते हैं छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। यह इंपॉर्टेंट है, छायावाद को व्यक्तिवाद की कविता, बिल्कुल, क्योंकि इनका काव्य व्यक्तिनिष्ठ काव्य है। ये अपने में ही डूबे रहते हैं। इनको पलायनवादी कहा जाता है, ये अपने में ही डूबे रहते हैं। और नामवर सिंह कहते हैं कि यह छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। ये व्यक्ति का महत्व स्वीकार करते हैं और स्वीकार करवाते भी हैं। माधवी वर्मा कहती है छायावादी तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है जिसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है।
प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, जो ये परिभाषा महादेव वर्मा की है, जो आपने काफी रट रखी होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा था कि ये अब जो है वो विलायती संस्करण है, तो उसका अपोजिट बोलेंगे। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। ये बिल्कुल मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये विलायती संस्करण का कुछ आभास जरूर होता है छायावाद में, लेकिन इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक काव्य धारा की कविता से अवश्य थी। मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक काव्य धारा की कविता से। हाँ ठीक है, ये परिभाषा बिल्कुल सही है। यहां क्या कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी और इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक, लेकिन वो कहते हैं अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण नहीं है, बल्कि रोमांटिक काव्य धारा की कविता जो है उससे प्रेरित है। क्या है? उससे प्रेरित है। और ये साथ में एक परिभाषा और भी कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या परिभाषा कहते हैं मैं आपको बताता हूं, यहां लिखता हूं मैं, है ना, यहां जगह है थोड़ी सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मैंने बताता हूं कि वो परिभाषा जो अपोजिट है किसके, रामचंद्र शुक्ल के, वो परिभाषा इस प्रकार से है। हाँ, एचपीडी क्या कहते हैं देखो आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि विशाल, लिख लेना आप लोग, लिखना चाहो तो, विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम, विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं है, केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं है, बल्कि गलत लिख दिया है ना, बल्कि ये है क्या, बल्कि ये कवियों की भीतरी व्याकुलता, नहीं, चेतना का परिणाम केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं, बल्कि कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही, हाँ व्याकुलता ने ही, क्योंकि थोड़ा सा शब्द चूक गया तो गड़बड़ हो जाएगी, व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को, नवीन भाषा शैली में ही अपने को अभिव्यक्त किया है। यह परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि विशाल सांस्कृतिक चेतना, भाई जो छायावाद है वो विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम, जो भी आपको विशाल सांस्कृतिक चेतना इस छायावाद में देखने को मिलती है, वो विशाल सांस्कृतिक चेतना का जो परिणाम है वो केवल पाश्चात्य के प्रभाव से नहीं है, बल्कि कवियों की जो भीतरी व्याकुलता ने ही इस नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। कवियों की भीतरी व्याकुलता ने नवीन भाषा शैली में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। तो ये कहते हैं केवल विलायती संस्करण का आरोप इसमें मत लगाइए। ठीक है, तो ये परिभाषा आपने उतार ली होगी। यहां ये कहते हैं कि भाई छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी, लेकिन वो रहस्यवादी भावना नहीं है जो एकदम अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं रोमांटिक काव्य धारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो परिभाषाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो है, थोड़ा याद भी रखना। देवराज कहते हैं कि छायावाद तो गीति काव्य है, नामवर सिंह कहते हैं ये तो व्यक्तिवाद की कविता है। तो देवराज कहते हैं कि ये तो गीति काव्य है, ये तो प्रेम काव्य है और ये तो प्रकृति काव्य है। ये अब देख लो, अपने आप में ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये तो गीति काव्य है, ये तो प्रेम काव्य है, ये तो प्रकृति काव्य है। यानी इसमें आपको गीति काव्य भी मिलेगा गाने लायक, आपको प्रेम प्रधान रचनाएं भी मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे भी, बहुत शानदार रचनाएं, कुछ पंक्तियां आपको सुनाएंगे भी। प्रकृति काव्य यानी प्रकृति का वर्णन भी आपको पता ही है, सुमित्रा नंदन पंत जब यहां मौजूद है तो फिर प्रकृति वर्णन तो यहां पर होगा ही होगा। महादेव वर्मा कहती है कि छायावाद व्यथा का सवेरा है। देखिए
मैं कहता हूं ना, ये जो विरह है ना, ये विरह जो छायावाद में दिखाई देता है, ये विरह में आपको उन कवियों को आनंद लेते हुए देखोगे आप। वो उस विरह में वह है ना, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं, मैं विरह में आनंद ले रही हूं, इसलिए तुम विरह का नाम मत लो। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, है ना। तो ये कहते हैं व्यथा का सवेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है। जो सुबह सुबह के प्रभाती गीत हैं, विरह मतलब विरह की जो स्टार्टिंग है, उस विरह के स्टार्टिंग में आंसुओं की क्या है, नमी है। विरह के व्यथा का सवेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है। नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्र जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी और विदेशी पराधीनता से। मतलब छायावादी कवि मुक्ति चाहते हैं, याद रखना इस बात को। ये नामवर सिंह की परिभाषा से एक विशेषता निकलेगी छायावाद की, और वो निकलेगी स्वातंत्र्य की भावना। स्वातंत्र्य की भावना, ये मुक्ति चाहते थे। मुक्ति केवल विदेशी पराधीनता से नहीं चाहते थे, बल्कि विदेशी पराधीनता के साथ ये रूढ़ियों से मुक्ति चाहते थे। जो सामाजिक जो असरसता है उससे मुक्ति चाहते थे, है ना। ये धर्म से मुक्ति चाहते थे, मतलब ये एक ऐसे धर्म को मानने के लिए बाध्य कर रहे थे, या ऐसे धर्म को मानने की और जो इशारा कर रहे थे जिसमें सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म समान रूप से हों, सबको समान अधिकार मिले और सब एक दूसरे का सम्मान करें, इस टाइप का धर्म। वहां तो वो आगे प्रगतिवाद में विरोध करेंगे, ठीक है। तो विदेशी पराधीनता के साथ साथ वो साथ में काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो एक जो पुरानी रूढ़ियों से भी मुक्ति चाहती है और विदेशी पराधीनता से। ये है परिभाषा नामवर सिंह। छायावाद में सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद का विद्रोह था। अब ये 101% परिभाषा इंपॉर्टेंट है। आजकल रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा तो देखो पूछ ही लेते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं शुक्ल को पढ़कर ही आगे आए हुए हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन साथ में नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, ये चीज, एक चीज और बता देता हूं। आप जानते हैं भक्ति काल के बाद में राम कुमार वर्मा आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने इतिहास वहीं तक लिखा है। छायावाद में बस कुछ दूर तक, छायावाद में कुछ दूर तक आपको रामचंद्र शुक्ल मिलेंगे। छायावाद के बाद रामचंद्र शुक्ल की परिभाषाएं जो है वो दी एंड हो जाती है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की कोई परिभाषा नहीं आती है, समझ गए बात आपको। और नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये दो चार ज्यादा चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ परिभाषाएं चलेगी। तो अब आप जो परिभाषाएं पढ़ो तो आप नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी वगैरह इन पे फोकस करना। तो शंभुनाथ सिंह कहते हैं छायावाद में सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद का क्या था, विद्रोह था। समझ गए बात आप। अब देखिए इनकी विशेषताएं। सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति, यानी क्या बात हो गई, स्वयं की अभिव्यक्ति, यानी वही बात हो गई ना कि व्यक्तिनिष्ठ भावना, व्यक्तिनिष्ठ भावना। और आप इसमें देखो भी जो आत्म अभिव्यक्ति है, मैंने लिखा है, इसमें कहना क्या चाहते हैं, इसमें ये देखो कि अपनी पीड़ाओं को देखो। मैं आपको बताता हूं, अभी वो जो लाइन आई थी ना कि इसमें जो छाया है वो कहीं और पड़ती है, वो चीज यहां बताता हूं। जयशंकर प्रसाद ने कृति लिखी आंसू। उस आंसू को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जयशंकर प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद वर्णन तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पढ़कर ऐसा लगता है कि इसके बहाने जयशंकर प्रसाद अपना रोना रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, यानी छाया कहीं और पड़ रही है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है उच्छ्वास, उसमें भी आत्म अभिव्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे सुमित्रा नंदन पंत अपनी पीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं। निराला ने जो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा लिखी है, राम के माध्यम से वो अपने जीवन का जो दर्द है, तकलीफें हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में जो एक के बाद एक पारिवारिक सदस्य छोड़ के चला जाता है, तो वो वर्णन करते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे ही अपने क्या नाम है, सरोज स्मृति, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा शोक गीतों में से
है ना। तो इसमें भी जो है वो निराला जो है वो रोते रहता है कि मेरे तो जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, आखिरी किरण तू ही थी, तू ही मुझको छोड़ के चली जा रही है, मैं अपने सारे कर्मों का तर्पण जो है वो तुम्हें कर देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी रचनाओं में अपनी जो पीड़ाओं की अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं, अपनी पीड़ाओं की अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं। तो छायावाद में आपको आत्म अभिव्यक्ति की विशेषता देखने को मिलेगी। मानवीय सौंदर्य का चित्रण, बिल्कुल देखो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि छायावाद में मानववाद की स्थापना होती है। मानववाद की क्या होती है? स्थापना होती है। मैं इसको यूं भी कहूंगा कि आनंदवाद की स्थापना होती है। कि क्या होती है? मानववाद की स्थापना, आनंदवाद की स्थापना होती है। बात समझना मेरी, क्योंकि कामायनी मानवतावाद का, मानववाद क्या मानवतावाद है, ठीक है, मानवतावाद है ना, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप देखेंगे अजय शंकर प्रसाद जब पढ़ेंगे तो कामायनी एक ऐसा ग्रंथ बन जाता है जिसमें मानववाद की स्थापना है, आनंदवाद की स्थापना आप देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको एक परिभाषा बताता हूं, अभी मैंने जो लिखी थी, स्वातंत्र्य चेतना का उदय। ये जो कवि हैं ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, धर्म से स्वतंत्रता चाहते हैं, रूढ़ियों से स्वतंत्रता चाहते हैं, समाज से स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके केंद्र में स्वतंत्रता की भावना रहती है, इस बात को भी थोड़ा याद रखना, ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति है, मानवीय सौंदर्य का चित्रण है। जयशंकर प्रसाद की रचित जो कामायनी है ये इसका एक बेस्ट जो है वो उदाहरण है, आप जानते भी हैं, ठीक है। इनके काव्य में आपको बताऊं, अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलती है। इसमें परिभाषाएं थोड़ी विशेषताएं कम लिखी हुई है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको। अनुभूति मतलब, अनुभूति भी ध्यान रखना, कैसी अनुभूति? ये मतलब विचारों और तथ्यों से परे, विचारों को महत्व नहीं देते, तथ्यों को महत्व नहीं देते, बल्कि जो अपनी भावनाएं हैं, समझ रहे हो, व्यक्तिगत जो अनुभूतियां हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। तो इनके काव्य में अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलेगी। तीसरी विशेषता एक आप यहां पर और लिख लो, और वो विशेषता है वेदना की विवृति, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं अभी। वेदना की विवृति मतलब आपको देखने को मिलेगा कि ये कवि किस प्रकार से हर वक्त पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द, तकलीफों का वर्णन करते हैं, लेकिन इनकी जो वेदना है वो पीड़ा नहीं देती, बल्कि इनकी वेदना, इनकी पीड़ा बहुत सुंदर है, बड़ी काम्य है ना, बड़ी सुंदर और बड़ी काम्य है। इसके अलावा श्रृंगार निरूपण, निराला की जो जूही की कली है वो श्रृंगार से परिपूर्ण रचना है, और श्रृंगार में थोड़ी अश्लीलता आने के कारण ही इस रचना को सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा गया था। उसके बाद नारी भावना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने नारी को जो है वो अब कहीं ना कहीं भोग्य वस्तु से उठाकर आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया, आदर्श रूप में वर्णन किया। मतलब नारी को एक ऐसा स्थान दिया जो मतलब सम्मानजनक स्थान देने का प्रयास भी किया। वरना एक वही समय था जहां आपने सुमित्रा नंदन पंत की वो कविता पढ़ी, खैर पैर की जूती जोरू एक नहीं दूसरी याती, इस प्रकार की भावनाएं भी उस समय समाज की थी, ठीक है। तो इन्होंने नारी को किस रूप में लाकर वर्णन किया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, है ना। और पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी को जो है मां के रूप में, भगिनी के रूप में, सहचरी के रूप में, प्राण के रूप में, इस प्रकार से भी वर्णन किया। रहस्य भावना, बिल्कुल रहस्य भावना, रहस्यवाद तो इनके काव्य में बहुत चरमोत्कृष्ट पर देखना, और कहते हैं कि महादेवी वर्मा तो रहस्यवाद से बाहर ही नहीं आती है। रहस्यवाद से क्या नहीं आती है? बाहर ही नहीं आती है। जैसे एक कविता की पंक्ति है, निमंत्रण देता मुझको कौन, निमंत्रण देता मुझको कौन, आखिर मुझे कौन निमंत्रण दे रहा है? रहस्यवाद है, ईश्वर मतलब कहीं ना कहीं आने के लिए निमंत्रण, इस प्रकार से मतलब रहस्यवाद में डूबे हुए हैं। और पंत की जो मौन कवि निमंत्रण
हाँ, ये उसी की कविता की पंक्ति बताई थी मैंने अभी आपको। निमंत्रण देता मुझको कौन, ये मौन निमंत्रण कविता है, वहीं से ली गई पंक्ति है। प्रकृति चित्रण में तो एक अलग ही है आनंद है। इनकी मोह तथा संध्या सुंदरी नामक कविता जो है वो बड़ी शानदार कविता है, और उसमें आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत एक समय वो थे कि मतलब स्त्री के सौंदर्य से ज़्यादा प्रकृति को महत्व देते थे, और इन्होंने कहा बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन, मतलब तुम्हारे बालों के जाल में मैं कैसे उलझा, छोड़ द्रुमों की मोहमाए, मतलब पेड़ों की, मतलब इतनी प्रकृति के सौंदर्य को छोड़कर मैं तुम में कैसे डूब जाऊं। लेकिन बाद में इनकी थोड़ी सी प्रवृत्ति चेंज भी हो जाती है ना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो प्रकृति चित्रण भी है। ये विशेषताएं तो होती है ना, ये काल को समझाने के लिए होती है कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आत्मा अभिव्यक्ति, है ना, हम पढ़ेंगे वेदना की तीव्रता, हम पढ़ेंगे अनुभूति की तीव्रता, हम पढ़ेंगे स्वतंत्र की भावना, हम पढ़ेंगे श्रृंगार चित्रण, ठीक है, नारी की भावना, रहस्यवादी भावना, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, ये बार बार वर्णन हो चुका है, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। आप जानते हैं इनका चंद्रगुप्त नाटक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, है ना, जागो फिर एक बार शेरों की मांग में आया है शार, जागो फिर एक बार। तो इस प्रकार की कविताएं लिखने वाला ये काल, तो यहां राष्ट्रीय भावना भी जो है वो चरमोत्कृष्ट पर आपको देखने को मिलती है। राष्ट्रीय भावना जो है वो भी आपको चरमोत्कृष्ट पर मिलती है, और इसके अलावा जागरण, जागृति जैसे स्वर भी आपको इन कविताओं में मिलेंगे। विषय वस्तु एवं शिल्प में नवीनता, छायावादी काव्य में लाक्षणिक भाषा, लाक्षणिक भाषा आपको पता ही है ना, और आप जानते हैं, देखो का पिछले पढ़े हुए को अटैच करके चलना। हमने कबीर आदि में भी क्या पढ़ा था, लाक्षणिक भाषा को पढ़ा था, प्रतीकात्मक भाषा पढ़ी, क्योंकि जहां रहस्यवाद होगा ना वहां बात सीधी नहीं होगी, जहां बात सीधी नहीं होगी वहां रहस्यवाद होगा, जहां रहस्यवाद होगा वहां बात सीधी नहीं होगी, वहां लाक्षणिक शब्दावली होगी, वहां प्रतीकात्मक भाषा भी होगी। तो इसलिए ये विशेषता भी अपने इस तरह से काम में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और तो क्या है, और तो चलो बाकी आते रहेंगे विशेषताएं, और भी पढ़ेंगे। घोषणा, हाँ, तो परिमल की भूमिका को नामवर सिंह ने मुक्त छंद का घोषणा पत्र कहा है, छायावाद का मैनिफेस्टो। परिमल की भूमिका को, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परिमल को नहीं बल्कि परिमल की जो भूमिका लिखी हुई है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी की और रचना में पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है। देखो दोनों ही घोषणा पत्र है, ये कहते हैं मुक्त छंद का घोषणा पत्र और ये कहते हैं छायावाद का घोषणा पत्र। मैं ये दोनों लाइनें क्यों लिखी यहां पर, क्योंकि पढ़ते समय जो दिक्कतें हमें आई थी वो दिक्कतें आपको नहीं आए, इसलिए लाइन लिखी। क्योंकि जैसे आप में से कई बार कमेंट करते हैं कि सर हमने ये पढ़ा है, हमने सर ये पढ़ा है, नामवर सिंह ने कहा था, तो आधे बच्चे बोले सर हमने पढ़ा है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। अब लैंग्वेज कितना सा अंतर, ये कहते हैं मुक्त छंद का घोषणा पत्र नामवर सिंह, तो ये कहते हैं छायावाद का घोषणा पत्र, बस ये इतनी सी दिक्कत है। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए ही आपको टीचर की आवश्यकता होती है, और जो डाउट क्लियर कर दे वही टीचर है। गलतियां भाई 1% गलतियां तो देखो टीचर से भी हो जाती है, क्योंकि वो भी तो किताबों से पढ़ के ही तो आपको पढ़ाता है। तो और किताबें मान लो बढ़िया किताबें लाने के चक्कर में क्या होता है कि दो बड़ी बड़ी 3 किताबें ले ली, दोनों के मत अलग अलग हैं, एक कुछ और बात कर रहा है, वो कुछ और बात कर रहा है, फिर उनमें से सर्वमान्य ढूंढना। तो आप यूँ माने कि आपकी जो ये 1 घंटे क्लास होती है ना, ये कम से कम 3 घंटे लेती है, तब जाकर एक क्लास तैयार होती है। वरना एक सोच के देखो, अगर इतनी ईजी क्लास लेना हो तो क्या एक दिन में 5-5 क्लास एक टीचर नहीं ले सकता? नहीं ले सकता है। अगर जो अच्छा पढ़ाएगा वो तो नहीं ले सकता, मैं तो ये क्लियर हो, क्योंकि कंटेंट कहां से लाएगा? कंटेंट भी तो तैयार करना पड़ता है ना, बेस्ट मैटर भी तैयार करना पड़ता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है। शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक, अब देखिए थोड़ा प्रवर्तक पे और जाइए कि सबने अलग अलग प्रवर्तक माने। तो रामचंद्र शुक्ल तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को जो है वो प्रवर्तक मानते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। आपको बता दूं मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे दोनों भाई भाई हैं, है ना, इनको पांडे बंधु नाम से जाना जाता है। ये आपको पहले से नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं, मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को प्रवर्तक मानते हैं शुक्ल, जबकि राय कृष्णदास
गणपति चंद्रगुप्त, इलाचंद्र जोशी, शिवनाथ, ये इतने जने, राय कृष्णदास, गणपति चंद्रगुप्त, इलाचंद्र जोशी, शिवनाथ, ये छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। ये बोलते हैं छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है कि नहीं? तो ये याद, शुक्ल किसको मानता है और ये किसको मानता है, ये याद रखने लायक बात है, क्यों फिर बाद में क्या है उलझ जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विनय मोहन और प्रभाकर माचवे, ये दोनों मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये कहते हैं कि भाई जो छायावाद का प्रवर्तक है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी ये मानते हैं पंत को, कि सुमित्रा नंदन पंत ही जो है वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। लेकिन पंत खुद कहता है कि साहब छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे, हाँ ये लाइन अलग है, ये प्रवर्तक की नहीं है। ये कह रहा छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, सबसे पहले प्रयुक्त किसने किया था? वो मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद नाम से लिखा था, मतलब निबंध लिखा था छायावाद नाम से। क्या नाम से लिखा था? छायावाद नाम से ही लिखा था, जो कि श्री शारदा पत्रिका में छपा था। इन्होंने जो निबंध लिखा था वो किस पत्रिका में छपा था? श्री शारदा पत्रिका में छपा था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, किस पत्रिका में? श्री शारदा, है ना। और छायावाद की कुछ विद्वान कहते हैं कि छायावाद की जो है, छायावाद की, ध्यान रखना, छायावाद की प्रथम कविता जो है, ये छायावाद की प्रथम कविता, खैर ये आप डाउट में आ जाओगे, ये नहीं बताऊंगा मैं यार, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपके कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। बस आप यूं मान लीजिए छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता जो है मुकुटधर पांडे हैं। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि छायावाद के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। मैं आपको बता दूं, बच्चन सिंह और अज्ञे कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि या तो पंत को मानो या फिर निराला को मानो। वो विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि ये है ही नहीं। समझ के बाद कि छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद को आप मानो ही मत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को मत मानो। और बच्चन सिंह भी उनके साथ हैं, वो कहते हैं छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानो। लेकिन हमें ये कोई नहीं पूछेगा कि किसने किसकी आलोचना की है, हमें सीधा पूछेगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन प्रवर्तक है, इसके अनुसार कौन प्रवर्तक है, बस ये ध्यान। शुक्ल मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो मानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को, इस बात को ध्यान रखना। और इलाचंद्र जोशी के बारे में हमने अभी पढ़ लिया था। इलाचंद्र जोशी, गणपति चंद्रगुप्त, ये दो प्रमुख हैं, ये मानते हैं किसको? जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। और प्रभाकर माचवे जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ है प्रभाकर माचवे? माखनलाल चतुर्वेदी, हाँ ये रहा। प्रभाकर माचवे और मोहनलाल जो हैं, विनय मोहन, ये दोनों किसको मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। इसके अलावा कौन क्या मानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुख्य रूप से यही है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। मुख्य रूप से यही है, ठीक है। बस आज की क्लास स्टार्टिंग क्लास है, और स्टार्टिंग क्लास में सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि छायावाद शब्द क्या है, छायावाद का काल का निर्धारण कब हुआ। सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने जो है वो छायावाद निबंध लिखा था और वहीं से स्टार्ट होता है। इसके अलावा छायावाद के जो अपन पढ़ते हैं कि भाई 1836 काल क्यों माना जाता है, तो 18 में उनकी रचनाएं आने लग गई थी, 35 में कामायनी लिखी, 36 में लेखक संघ की स्थापना हो गई थी, इसलिए हुआ। फिर अपन पढ़ते हैं कि भाई छायावाद को लेकर किस किस ने क्या परिभाषा दी, तो प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत महादेवी वर्मा की है, जबकि विलायती संस्करण रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, है ना। विलायती संस्करण रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो वहीं वो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये जो कवियों की अनुभूति की जो है, कवियों की आंतरिक या भीतरी व्याकुलता का एक तरह से की अभिव्यक्ति है। वहीं पर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन मानते हैं? नगेंद्र मानते हैं, है ना। तो कौन है जो कहता है कि ये तो केवल व्यक्तिगत भावना है, कौन है जो कहता है कि ये तो प्रकृति है, ये तो गीति काव्य है ना। इसके ये कौन कहता है? ये सारी चीजें जो है ना, इनको बिना देखे सोचने का प्रयास करो, याद करने का प्रयास करो, तब जाकर क्लियर होगा। और जो चीज लिखाई है, जो चीज बताई है आपको, आप यहीं से देख सकते हैं, जितना पढ़ा है, ये जितना पढ़ा है, ये सारी चीज आप याद रखो। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये जो बताया है वो आपको सामने है और आपके पास नोट्स हैं, सब लिखा हुआ है।
कोई एक आध चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखा ही है, इसके अलावा मैंने कुछ विशेष ज़्यादा नहीं किया है। इसमें आप जानते हैं कि कौन सा कल्पना प्रधान है, कौन सी कहाँ थोथी नैतिकता देखने को मिलती है, विषयनिष्ठ कौन सा है, व्यक्तिनिष्ठ कौन सा है, स्थूल को कहाँ है, इतिवृत्तात्मकता कहाँ है ना, और अपने सूक्ष्म वर्णन कहाँ पर है, रूढ़िवाद के विरोधी कौन है, इनकी जो विशेषताएं पड़ी, स्वतंत्र की भावना, नारी भावना, रहस्य भावना, और अपने वेदना की तीव्रता, अनुभूति की तीव्रता, राष्ट्र जागरण का स्वर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें याद रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नामवर सिंह ने व्यक्तिवाद की कविता कहा, जबकि देवराज ने छायावाद को गीति काव्य, प्रेम काव्य, प्रकृति चित्रण कहा है ना। महादेव वर्मा कहते हैं कि ये तो जीवन का उद्गीत है, ये बात हो गई। और नामवर सिंह राष्ट्र जागरण का काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी। ऐसा कुछ नहीं है जो अपने को याद नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा आपको चलना, रिवीजन तो मांगता है, रिवीजन मांगता है, इस बात को आप दिमाग में रखो। रिवीजन होगा तभी जाकर क्लियर होगा, ठीक है। तो कभी कभार क्लास, अच्छा एक चीज़ और है, कई बार आपको क्लास जो है वो थोड़ी सी बोरिंग नज़र आएगी, ठीक है, कई बार आपको क्लास थोड़ी ज़्यादा बेस्ट नज़र आएगी। ये कारण क्या होता है कि टॉपिक जैसा होता है उस हिसाब से चलते हैं। जैसे अब आगे हम रचनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लिंकिंग सिस्टम से पढ़ेंगे, है ना, और याद करेंगे, रचनाओं का सन याद करेंगे, ट्रिक्स से याद करेंगे। तो आप हर तरह से तैयार रहो, अच्छी क्लासेस भी मिलेंगी। और मेन अच्छा बुरा क्या होता है, क्लासेस सारी अच्छी होती है, अगर उसमें से प्रश्न आए और हम प्रश्न करके आ जाएं तो वो सारी क्लासेस क्या होती है, अच्छी ही होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। कल मैं यहीं से वापस स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट में पहले वाला रिवीजन करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको जोड़ूं इससे, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।